साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन के रूप में करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और अगस्त 2022 के मंथली करंट अफेयर मैगजीन को देखेंगे। और आज की वीडियो में हम लोग इसका जो दूसरा सेक्शन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे हैं उन घटनाक्रमों को विस्तार से यहाँ पर देखेंगे। तो पहला है भारतीय डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा। इसके बारे में बात करें तो देखिए, यह चर्चा में इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हाल ही में एक संसदीय समिति ने भारतीय डायस्पोरा पर एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है। अब प्रश्न उठता है कि भारतीय डायस्पोरा होता क्या है। तो भारतीय डायस्पोरा के बारे में समझ लें कि भारतीय डायस्पोरा ऐसे लोगों का समूह है जो मूल रूप से भारतीय हैं और वर्तमान में भारत से बाहर अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से रह रहे हैं। आमतौर पर या सामान्यतः कह सकते हैं, भारतीय डायस्पोरा में कौन कौन लोग शामिल होंगे। इसमें अनिवासी भारतीय जो एनआरआई हैं, जो भारत के नागरिक हैं। दूसरे, भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेशी नागरिक हैं। अब उनकी नागरिकता भारतीय नहीं है, परंतु उनका वो मूलतः जो है भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। तीसरा है प्रवासी भारतीय नागरिक, ओसीआई। यहाँ एक फैक्ट को आप और ध्यान रखिएगा कि 2015 में जो है वो अनिवासी मूल के व्यक्ति PIO अर्थात पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI अर्थात ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इन दोनों कार्ड धारकों को एक ही श्रेणी के अंतर्गत OCI के अंतर्गत अर्थात ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के अंतर्गत कर दिया गया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त देखिए, विश्व में सर्वाधिक प्रवासी भारत से ही हैं। तो ये फैक्ट के रूप में आप याद रखिएगा कि सर्वाधिक प्रवासी किस देश के हैं, तो भारत के हैं। इनकी संख्या 31 मिलियन 31 मिलियन से अधिक है। भारतीय डायस्पोरा की संरचना जो है वो अत्यधिक विविधतापूर्ण है। इसमें श्रमिक, व्यापारी, राजनीतिक नेता, पेशेवर और छात्र आदि शामिल हैं। जैसे अभी हाल ही में यूके के जो प्रधानमंत्री हुए हैं वो भी क्या है, एक तरीके से वो भारतीय डायस्पोरा के ही व्यक्ति माने जाएंगे। और ये विश्व भर में फैले हुए हैं, किंतु इनका मुख्य जो कंसंट्रेशन है या संकेंद्रण है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी देशों, यूरोपीय संघ, दक्षिण एवं पश्चिम अफ्रीका तथा गिरमिटिया देशों में है। अब प्रश्न उठता है गिरमिटिया देश क्या होते हैं। तो देखिए, गिरमिटिया देश ऐसे देश हैं जो पहले या पूर्व में ब्रिटिश उपनिवेश रहे थे। ब्रिटिश काल के दौरान बागानी कार्य करने के लिए भारतीयों को गिरमिटिया या अनुबंधित मजदूर के रूप में जो है वहां ले जाए गए। गिरमिटिया देशों में आप देखेंगे तो फिजी, मॉरिशस, जमैका, साउथ अफ्रीका, गुयाना, सुरीनामा आदि शामिल हैं। जैसे आप फिजी हो गया, सुरीनामा देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति ही यहाँ का जो शासनाध्यक्ष होता है वो बनता है। तो इस बात देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय मूल के लोग काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा विप्रेषण या रेमिटेंस प्राप्त करता देश रहा था। जो बाहर से लोग बाहर जाकर कमाते हैं और जो पैसा यहाँ भेजते हैं वही रेमिटेंस कहलाता है। प्रवासियों ने वर्ष 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि भारत भेजी थी, जबकि 2022 में इसमें 2.6% की वृद्धि होने की उम्मीद है। देखिए, अपने प्रवासियों के साथ भारत के जुड़ाव को 4C के तहत शीर्षक के तहत निरूपित किया गया। 4C कौन सा है? पहला C है आपका केयर, दूसरा है कनेक्ट, तीसरा है सेलिब्रेट और चौथा है कंट्रीब्यूट। अब समिति द्वारा जो बातें कही गई हैं उन बातों को देखने से पहले हम लोग यहां पर जो है भारत की डायस्पोरा नीति का जो क्रमिक विकास हुआ उस क्रमिक विकास को पहले देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमारी पॉलिसी में चेंज आया है। तो देखिए, 1950 का जो दशक रहा है, ये शुरू में भारत का यह विचार था कि प्रवासी भारतीयों के हितों की हिमायत करने से मेजबान देश नाराज हो सकते हैं। जैसे कि अगर यूके में जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं या जो प्रवासी भारतीय उनको वहां कोई दिक्कत होती है और भारत बोलता है तो इससे भारत और यूके के संबंध बिगड़ सकते हैं। भारत का मानना था कि मेजबान देश उनके कल्याण और सुरक्षा के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। अतः भारत की विदेश नीति इस प्रकार विकसित की गई थी कि वह प्रवासी भारतीयों के सामने आने वाली चुनौतियों के मामले में हस्तक्षेप न करे। फिर 1980 का दशक आता है। प्रवासी नीति में बदलाव किया गया। भारतीय मूल के लोगों को उनकी राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना, मतलब वो कहाँ के वर्तमान में नागरिक हैं इसकी परवाह किए बिना राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। फिर आता है 2000 का दशक। तो अब क्या हुआ, विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए अनेक सकारात्मक उपायों की शुरुआत की गई। इनमें प्रवासी भारतीय मामलों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया। PIO कार्ड धारक
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस जो है आपका जनवरी में जो मनाया जाता है वो इसी समय प्रारंभ किया गया। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, ओसीआई कार्ड, एनआरआई फंड और विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए वोटिंग अधिकार आदि शामिल है। तो इस प्रकार से जो भारत की डायस्पोरा नीति है इसका जो क्रमिक विकास है वो 3 पार्ट में आप बांट सकते हैं। 1950 का दशक जब भारत का ये था कि हमें इनके मामले में कुछ नहीं बोलना है, न्यूट्रल रहना है, और दूसरा आता है 1980 का दशक जब हम जो प्रवासी भारतीय उनको अपने के यहाँ आमंत्रित करते हैं कि आइए राष्ट्र निर्माण में पार्टिसिपेट करिए, और फिर 2000 का दशक आता है जब हम इनके लिए अनेक सकारात्मक उपायों को प्रारंभ करते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं भारतीय डायस्पोरा से देश को लाभ क्या होता है। पहला, ये विदेशों में भारतीय हितों के लिए एक एम्बेसडर का काम करते हैं, एक गुडविल बनाते हैं उस देश में। भारत सरकार और मेजबान देशों के बीच ये सेतु का काम करते हैं। तीसरा, भारत में विदेशी मुद्रा भेजने और विदेशी निवेश प्राप्त करने में सहायता करते हैं। और चौथा है, भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये। और पांचवा है, विभिन्न बहुपक्षीय मंचों में भारत की आवाज के रूप में ये कार्य करते हैं। और छठा है, विदेशों में भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देने के अवसर प्रस्तुत करते हैं। और आठवां है, ट्रैक टू कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखते हैं कि भारतीय डायस्पोरा से प्रभावी संबंधों के संदर्भ में, भारतीय डायस्पोरा से प्रभावी संबंधों के संदर्भ में जो समिति गठित की गई थी, उस संसदीय समिति, उस समिति ने क्या प्रमुख कमियों को पहचाना है। तो उन कमियों की बात कर लेते हैं। पहला है प्रमाणिक डेटाबेस का अभाव। देखिए, चूंकि भारतीय डायस्पोरा द्वारा पंजीकरण कराना स्वैच्छिक प्रक्रिया है, उनकी इच्छा कराएं, उनकी इच्छा ना कराएं, इसलिए सभी प्रवासी विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों या केंद्रों में पंजीकरण नहीं कराते। इसके अतिरिक्त उनकी अस्थिरता के कारण भी डेटा में भिन्नता देखी जाती है। दूसरा, एक बहुत बड़ी आबादी का छूट जाना। निम्न या अर्धकुशल और ब्लू कॉलर श्रमिकों को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में भाग लेने का अवसर नहीं मिल पाता है या वे सहज महसूस नहीं करते। इसका कारण यह है कि आमतौर पर प्रतिभागियों की सामान्य प्रोफाइल बहुत उच्च स्तर की होती है। जो लोग प्रवासी भारतीय दिवस वगैरह में आते हैं या जो अन्य इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, कोई स्पष्ट नीति का ना होना। सरकार समय समय पर प्रवासियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर नीतियां तैयार करती हैं, तो मतलब ये नीतियां बदलती रहती हैं, कोई स्पष्ट नीति नहीं है। विभिन्न दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों और उत्प्रवासियों इमिग्रेंट्स के संरक्षण कार्यालयों में बहुत सी शिकायतों का अभी तक समाधान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अपनी नौकरी गंवाने वाले श्रमिकों के पुनर्वास के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। इसमें कोविड-19 महामारी के कारण खाड़ी देशों से लौटने वाले लोगों की बड़ी आबादी भी शामिल है। इसके अतिरिक्त भारतीय डायस्पोरा के कल्याण के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं का पर्याप्त मूल्यांकन नहीं किया गया है। संकट की स्थिति से जुड़ी चुनौतियां, उदाहरण के लिए यूक्रेन और चीन में चिकित्सा एवं अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले हजारों भारतीय छात्रों को दुविधा में छोड़ दिया गया। जैसे कि यूक्रेन से क्या हो, यूक्रेन और रूस का युद्ध जब होता है तो वहां से जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र थे वो वापस उनको आना पड़ता है, तो वो क्या है, बीच मझधार में उनकी एजुकेशन छूट गई। इसका मुख्य कारण यह है कि वे न तो इन देशों में पुनः लौटने में सक्षम है और न ही भौतिक रूप से अपने पाठ्यक्रमों में फिर से शामिल हो सकते हैं, अथवा न ही वे भारत में अपना इंटर्नशिप या प्रशिक्षण पूरा कर सकते हैं। अब इनके संदर्भ में जो समिति की जो सिफारिशें रही हैं, जो सजेशन है, उन सजेशन की बात करते हैं। पहला है नीतिगत दस्तावेज का होना। समिति ने भारतीय डायस्पोरा पर एक नीतिगत दस्तावेज तैयार करने का सुझाव दिया है। यह नीति भारतीय समुदाय के साथ गहन और व्यापक जुड़ाव के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करेगी। दूसरा, डेटा का रखरखाव। भारतीय डायस्पोरा का एक प्रमाणिक डेटाबेस बनाने के लिए मंत्रालय स्तर पर ठोस प्रयास किए जा सकते हैं। इसका प्रवासी समुदाय के लिए कल्याणकारी योजना तैयार करने एवं लागू करने में उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन की समीक्षा। इन आयोजनों में प्रवासी समुदाय की भागीदारी और सहभागिता अधिक व्यापक होनी चाहिए ताकि इसमें प्रवासी समुदाय के कमजोर वर्गों को भी शामिल किया जा सके। चौथा, पैरा डिप्लोमेसी। विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय एवं संपर्क के प्रयासों में तेजी लानी चाहिए। देखिए, एक फैक्ट यहां याद रखिए कि पैरा डिप्लोमेसी में क्या होता है, डिप्लोमेसी में स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो पार्टिसिपेट करती है मुख्यतः, ठीक है। ऐसे डिप्लोमेसी क्या होता है, दो देशों के मध्य में होता है, केंद्र सरकार मतलब इस पॉलिसी को बढ़ाती है। परंतु पैरा डिप्लोमेसी में क्या होती है, कोई स्टेट जो है अन्य देश के साथ अपने संबंधों को विकसित करता है। शिकायत निवारण प्रणाली में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार करना चाहिए ताकि एक निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी लंबित मामलों का
समाधान किया जा सके। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक कूटनीति, विदेशों में सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर प्रदर्शन के द्वारा संबंधों को मजबूत करना चाहिए। इसके लिए विभिन्न मिशनों, वाणिज्य दूतावासों में भारत की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मौजूदा प्रवासन और गतिशीलता समझौतों के प्रभाव का मूल्यांकन करना। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि प्रवासी श्रमिकों के हितों से जुड़े मुद्दों और उनकी शिकायतों को वास्तव में उक्त समझौता ज्ञापनों या समझौतों के माध्यम से हल किया जा रहा है। महामारी या अन्य आपदाओं के कारण अपनी नौकरी गंवाने वाले श्रमिकों के लिए व्यापक पुनर्वास योजना पर कार्य किया जाना चाहिए। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि भारतीय डायस्पोरा के समक्ष जो प्रमुख चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को देख लेते हैं अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में या अलग अलग रीजन में। देखिए, पहला है विशेष तौर पर पश्चिम एशिया के संदर्भ में बात करें, पश्चिम एशिया के संदर्भ में तो सेल गैस में उछाल बूम के कारण तेल की कीमतों में कमी आई है तथा वैश्विक समृद्धि की मंद गति और फिलीपींस से आने वाले कुशल श्रमिकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीयों के लिए नौकरियां कम हुई हैं पश्चिम एशिया में। दूसरा, शिया सुन्नी विवाद के कारण बढ़ते संघर्ष एवं अस्थिरता और कट्टरपंथी इस्लामवाद ने भारतीयों की सुरक्षा के समक्ष संकट पैदा किया है पश्चिम एशिया में, या कह सकते हैं जो गल्फ कंट्री वगैरह है वो इसी रीजन में आते हैं। शोषणकारी कफाला श्रम प्रणाली। शोषणकारी कफाला श्रम प्रणाली क्या है? जो एक प्रायोजक या जो स्पॉन्सरशिप प्रणाली है, यह एक स्पॉन्सरशिप प्रणाली है। इसके तहत श्रमिक एक अनुबंध के माध्यम से कफील या स्पॉन्सर से जुड़े होते हैं जो उनके प्रवास की स्थिति को नियंत्रित करता है। निताकत कानून, इसका उद्देश्य सऊदी अरब में विदेशी श्रमिकों के एक बड़े वर्ग को स्थानीय लोगों से प्रतिस्थापित करना। तो यहाँ जो प्रवासी हैं उनकी नौकरियां जाएंगी। अब संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूके के बारे में बात करें तो अमेरिका में भेदभावपूर्ण व्यवहार का होना, लगातार पेपरों में खबरें आती रहती हैं इस तरह की, और उसका संरक्षणवाद और सख्त HB1 वीजा मानदंड का होना। वहीं यूके के बारे में बात करें तो ब्रेग्जिट के बाद यूके में वीजा मानदंडों में संशोधन हुआ है और दोहरी नागरिकता की मांग का होना, जैसा कि कनाडा में हो रहा है। समान आर्थिक मुद्दे, अनुबंधों की शर्तों का उल्लंघन, विपरीत कार्य स्थितियां, वेतन संबंधी मुद्दे, चिकित्सा और बीमा संबंधी समस्याएं आदि हैं जो समान आर्थिक मुद्दों से जुड़ी हुई बातें हैं। आगे चलते हैं। इसी में प्रवासी आबादी के संबंध में या संबंधों को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन कदमों को भी यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं। तो पहला देखिए, वर्ष 2015 में प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय का विदेश मंत्रालय में विलय कर दिया गया। इस एकीकरण से भारतीय डायस्पोरा के मुद्दों से निपटने के लिए एक अधिक समग्र दृष्टिकोण प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, 2015 में ही जो है आपका भारतीय मूल के व्यक्ति PIOS और प्रवासी भारतीय नागरिक OCI, इन दोनों को मर्ज करके प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में स्थापित किया गया। और 2015 में ही क्या होता है, प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय को विदेश मंत्रालय में मर्ज कर दिया जाता है। तो ये फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है। दूसरा देखिए, भारतीय डायस्पोरा की भागीदारी बढ़ा करके प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन में सुधार किया गया है। इसके तहत निम्नलिखित कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रवासी भारतीयों के लिए कौन सी योजना है, उन योजनाओं का हमें पता होना चाहिए। पहला है भारत को जाने कार्यक्रम। दूसरा है भारतीय डायस्पोरा के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम। तीसरा है भारत को जानिए क्विज, विदेश संपर्क सीरीज, PIO संसदीय समिति, ठीक है, अर्थात भारतीय मूल के व्यक्ति या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन संसदीय समिति। विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सहायता और कल्याण के लिए संस्थागत ढांचे का विकास किया गया है। इसमें मदद पोर्टल, ई-माइग्रेट, भारतीय समुदाय कल्याण निधि, प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र और भारतीय श्रमिक संसाधन केंद्र आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त देखिए, शिकायत समाधान की मजबूत प्रणाली को बनाए रखा गया है। इसमें ईमेल, ट्विटर, CP ग्राम का फुल फॉर्म देखें तो CP ग्राम का फुल फॉर्म क्या है, एक सेकेंड, यह है सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, या पूरा नाम हिंदी में इसका क्या है, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली। पोर्टल आदि के माध्यम से ऐसे मुद्दों को सामने लाया जाता है। विदेश संपर्क बैनर के तहत स्टेट आउटरीच प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें विदेश मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच एक गहन संवाद होता है। इसका उद्देश्य विदेशों में रहने वाले NRI के कल्याण और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को हल करने हेतु सहयोग प्राप्त करना है। प्रवासी समुदाय को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपने देश भारत के लिए योगदान करने की सुविधा प्रदान की जाती है। और इन कार्यक्रमों में क्या है, विजिटिंग एडवांस ज्वाइंट रिसर्च, जिसे शॉर्ट में ब्रज कहते हैं,
ये फैकल्टी स्कीम है, ब्रज फैकल्टी स्कीम। प्रवासी भारतीय एकेडमिक एवं साइंटिफिक संपर्क, जिसे शॉर्ट में प्रभाष कहते हैं, और वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, जिसे शॉर्ट में वैभव कहते हैं, जैसी योजनाएं शामिल। ध्यान रखिएगा, ये योजनाएं जो हैं ये प्रवासी समुदाय से संबंधित हैं। ब्रज फैकल्टी स्कीम, प्रभास और वैभव जैसी योजनाएं। वंदे भारत मिशन, वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश लौटने वाले नागरिकों हेतु रोजगार में मदद के लिए कुशल कामगारों का आगमन डेटाबेस, यह शॉर्ट में स्वदेश कहा जाता है, जैसी पुनर्वास योजनाओं को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य उनके कौशल और अनुभव के आधार पर एक डेटाबेस तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं भारतीय अंटार्कटिक कानून 2022 के संबंध में। तो एक फैक्ट याद रखिएगा कि आर्कटिक और अंटार्कटिक में कंफ्यूज मत होइएगा। आर्कटिक जो है वो नॉर्थ पोल के साइड में है और जो अंटार्कटिक है वो साउथ पोल के साइड में है। तो हम यहाँ पर साउथ पोल के साइड वाला जो पोर्शन है अंटार्कटिक, वहाँ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो सुर्खियों में क्यों रहा है? तो हाल ही में भारतीय अंटार्कटिक कानून 2022 अधिनियमित किया गया। भारतीय अंटार्कटिक कानून 2022 के बारे में बात करें तो इस कानून का उद्देश्य भारत द्वारा अंटार्कटिक के पर्यावरण और इस पर आश्रित व संबद्ध पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उपाय करना है। और यह कानून अंटार्कटिक संधि, अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधन संबंधी कन्वेंशन और अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरणीय संरक्षण पर प्रोटोकॉल को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। इस कानून के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो प्रमुख उद्देश्यों में पहला है बिना परमिट या प्रोटोकॉल से संबंधित देखिए, बिना परमिट या प्रोटोकॉल संबंधित किसी अन्य पार्टी की लिखित अनुमति के बिना अंटार्कटिक के लिए किसी भारतीय अभियान या अंटार्कटिका में कुछ निश्चित क्रियाकलापों को प्रतिबंधित करना। दूसरा, अंटार्कटिका की प्राकृतिक अवस्थिति के समक्ष खतरा उत्पन्न करने वाले खनन, ड्रेजिंग और अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित करना। तीसरा, अंटार्कटिक संधि और संबंधित कन्वेंशन के तहत निर्धारित भारत के दायित्वों को पूरा करना। और चौथा, अंटार्कटिक क्षेत्र में लगातार बढ़ते पर्यटन के प्रबंधन एवं अंटार्कटिक महासागर में मत्स्य संसाधनों के सतत विकास में भारत की रुचि और सक्रिय भागीदारी को सुगम बनाना। छठा है ध्रुवीय क्षेत्रों के गवर्नेंस और प्रबंधन में भारत की कुशलता एवं विश्वसनीयता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना। इससे वैज्ञानिक और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व समर्थन प्राप्त होगा। भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के कुशल और स्वैच्छिक संचालन के लिए एक सुस्थापित कानूनी तंत्र बनाना इस भारतीय अंटार्कटिक कानून 2022 का प्रमुख उद्देश्य है। इस कानून के जो प्रमुख प्रावधान, उन प्रावधानों की बात करें, पहला है कानून किन पर लागू होगा। तो इस कानून के प्रावधान जो है कई लोगों पर लागू, जिन पर लागू होंगे वो कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, किसी भी भारतीय या विदेशी नागरिक पर भारत में प्रभावी किसी कानून के तहत निगमित, स्थापित या पंजीकृत संस्था पे, भारत में पंजीकृत या अंटार्कटिक के लिए भारतीय अभियान में शामिल किसी भी पोत या विमान पर। तो किस पे लागू होगा, यह महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। देखें आगे, केंद्र सरकार अंटार्कटिक गवर्नेंस एवं पर्यावरण संरक्षण पर एक समिति की स्थापना करेगी। इसमें 10 सदस्य और 2 विशेषज्ञ होंगे। यह समिति पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। तो किसकी अध्यक्षता में? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में, मंत्री की नहीं, सचिव की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। समिति के कार्यों में क्या क्या शामिल है? तो देखिए, विभिन्न गतिविधियों के लिए अनुमति देना, उसे निलंबित या रद्द कर देना। दूसरा, अंटार्कटिक के पर्यावरण की सुरक्षा हेतु प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, उत्सर्जन मानकों और नियमों की निगरानी करना, साथ ही उनका कार्यान्वयन एवं अनुपालन सुनिश्चित करना। तीसरा, अंटार्कटिक के में विभिन्न गतिविधियों के लिए अन्य पक्षकारों से शुल्क या प्रभार पर वार्ता करना। चौथा है अपशिष्ट वर्गीकरण प्रणाली और अपशिष्ट प्रबंधन योजना आदि की स्थापना करना। इसके अतिरिक्त देखिए, परमिट प्रणाली, विभिन्न गतिविधियों के लिए समिति द्वारा दिया गया परमिट या भारत के अतिरिक्त प्रोटोकॉल में शामिल अन्य पक्षकारों से लिखित अनुमति जरूरी होगी। इन गतिविधियों में कौन सी गतिविधियां शामिल हैं जिनके लिए जो है परमिट या अनुमति की आवश्यकता होगी? पहला है अंटार्कटिका में प्रवेश करना और वहां ठहरना। दूसरा, खनिज संसाधन से जुड़ी गतिविधियां संपन्न करना। तीसरा, ऐसे जानवरों और पौधों या सूक्ष्म जीवों को अंटार्कटिका ले जाना जो वहां के लिए स्थानीय नहीं है। और चौथा है अंटार्कटिका में या अंटार्कटिका से जैविक नमूने या किसी अन्य नमूने को हटाना। पांचवा है अंटार्कटिका के विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र या समुद्री संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करना। और छठा है अंटार्कटिका या समुद्र में अपशिष्ट को छोड़ना। अंटार्कटिका फंड नामक एक कोष का गठन करना। इसका उपयोग अंटार्कटिका से जुड़े शोध कार्यों की बेहतरी और अंटार्कटिक के पर्यावरण की सुरक्षा हेतु किया जाएगा। इसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कठोर दंड दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अंटार्कटिक
में परमाणु विस्फोट करने पर 20 वर्ष के कारावास का दंड का प्रावधान है। दंडनीय अपराधों की सुनवाई के लिए पदनामित न्यायालय की व्यवस्था की गई है। कैसे? केंद्र सरकार एक या एक से अधिक सत्र न्यायालयों को पदनामित न्यायालय के रूप में अधिसूचित कर सकती है। केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों की सुनवाई के लिए इसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का निर्धारण भी कर सकती है। और अगला इसमें है अंटार्कटिक में व्यावसायिक मत्स्यन के लिए विशेष अनुमति देना। तथा अगला, केंद्र सरकार द्वारा निरीक्षक के रूप में नामित एक अधिकारी भारत में निरीक्षण करेगा। साथ ही अंटार्कटिका में निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षण दल का गठन किया जाएगा। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम लोग जो है अंटार्कटिका संधि के बारे में बात कर लेते हैं। इस संधि पर वर्ष 1959 में, कब? 1959 में हस्ताक्षर किए गए। ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर कब होते हैं? 1959 में। और यह 12 प्रारंभिक सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन के बाद कब लागू होता? 1961 में। तो ये दोनों डेट आपको याद रखनी है कि संधि पर हस्ताक्षर कब होते हैं? 1959 में। और लागू कब होता है? 1961 में। देखिए, जो 12 देश कौन थे जो प्रारंभिक इसके सदस्य थे? उसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीकी संघ, यूएसएसआर, तब यूएसएसआर था, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ देखिए भारत का यहाँ पे नाम नहीं है। तो शुरुआती जो प्रारंभिक सदस्य थे उसमें भारत नहीं शामिल था। पक्षकारों की बात करें तो वर्तमान में 54 देशों ने इस संधि को स्वीकार किया है। भारत ने 1983 में 1983 में इस संधि में शामिल हुआ और जल्द ही उसे सलाहकार का दर्जा प्राप्त हो गया। इस संधि के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? अंटार्कटिका को विषयनीकृत करना। तो इससे यह क्षेत्र परमाणु परीक्षणों और रेडियोधर्मी अपशिष्ट के निपटान से मुक्त रहेगा। दूसरा, इसे शांतिपूर्ण अनुसंधान गतिविधियों के लिए एक क्षेत्र के रूप में स्थापित करना। तीसरा, इस क्षेत्र पर अधिकार से जुड़े विवादों को समाप्त करना। देखिए, यह जो अंटार्कटिक संधि है, यह संधि जो है आपका 60 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसके दक्षिण में स्थित जो क्षेत्र है उसी को अंटार्कटिक क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो उस पर ही ये कानून जो है लागू होना है, या कह सकते हैं वो उसको कवर करती है। इस संधि के पक्षकारों ने 3 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर भी वार्ता की है। ये समझौते अंटार्कटिका में गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से अंटार्कटिक संधि प्रणाली के रूप में जाना जाता है। कौन कौन से 3 हैं ये? अंटार्कटिक सील के संरक्षण के लिए कन्वेंशन 1972, अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन 1980, इसे 1985 में भारत द्वारा अनुसमर्थित किया गया था। अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण या संरक्षण पर प्रोटोकॉल, मैड्रिड प्रोटोकॉल 1991, भारत ने वर्ष 1998 में इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आगे हम लोग बात करते हैं इस कानून के तहत किन चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है, प्रतिबंधित गतिविधियां हैं। तो देखिए, परमाणु विस्फोट करना और रेडियोधर्मी अपशिष्ट को निपटान करना, नॉन स्टेराइल मृदा को इस क्षेत्र में लाना, विनिर्दिष्ट पदार्थों और उत्पादों के क्षेत्र में लाना, अंटार्कटिका में समुद्री पर्यावरण के लिए हानिकारक अपशिष्ट प्लास्टिक या अन्य पदार्थों का निपटान करना, किसी ऐतिहासिक स्थल या स्मारक के किसी हिस्से को क्षति पहुंचाना, नष्ट करना या हटाना। इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन द्वारा प्राप्त की गई किसी भी चीज पर कब्जा करना या उसकी बिक्री करना अथवा बिक्री के लिए प्रस्तुत करना, उसका व्यापार, परिवहन, स्थानांतरण करना या किसी अन्य को भेजना, इन सारी क्रियाविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है इस कानून के माध्यम से। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे अंटार्कटिका के बारे में। पहले यहां मैप में आप देख लीजिए, ये अंटार्कटिका का मैप है। ठीक है, इधर आपका पैसिफिक ओशियन है, इधर आपका इंडियन ओशियन है, इधर अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, तो ये तीनों तरफ से इस तरह से घिरा हुआ है। और यहीं पे आपको दिखाई पड़ेगा लार्सन आइस शेल्फ। इसमें इसका एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो है, करीब करीब जो रोम है उस रोम के बराबर का एक टुकड़ा जो है आपका कह सकते हैं मार्च 2022 के करीब जो है टूट करके अलग हो गया था। तो उस समय लार्सन आइस शेल्फ जो है वो चर्चा में आया था। अब इसके बारे में बात करें अंटार्कटिका के बारे में, तो देखिए यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सुदूर दक्षिण और शुष्कतम सतत तेज पवनों के प्रवाह वाला शीतलतम और सर्वाधिक हिमाच्छादित महाद्वीप है। यह कोई देश नहीं है, न ही कोई सरकार है, यहाँ कोई स्थानीय आबादी भी नहीं है। इसके बावजूद इस पूरे महाद्वीप को एक वैज्ञानिक संरक्षण साइंटिफिक प्रिजर्व क्षेत्र के रूप में अलग रखा गया है। इस महाद्वीप के केवल 2% हिस्से पर बर्फ नहीं है। इससे कठिन परिस्थितियों को सहने में सक्षम जानवरों और पौधों के लिए एक छोटा स्थान प्राप्त ही 2% हिस्सा ही प्राप्त हो पाता है। यहाँ पृथ्वी के कुल हिम का जो बर्फ है पृथ्वी पर उसका 90% अकेले यहीं पर है, और जल का जो है 70% हिस्सा, ताजे जल का 70% हिस्सा अकेले यहाँ पर है।
यहाँ देखिए अंटार्कटिक और आसपास के महासागर का महत्व क्या है। देखिए पृथ्वी की समुद्री और वायुमंडलीय प्रणालियों का प्रमुख संचालक है, तो इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। दूसरा, मनोरंजनात्मक मूल्य के दृष्टि से विश्व के समुद्री जीवों जैसे व्हेल, डॉल्फिन और पेंगुइन के संरक्षण के लिए, वैश्विक जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए प्राकृतिक प्रयोगशाला के, सूर्य की किरणों को पृथ्वी से दूर परावर्तित कर पृथ्वी के तापमान को स्थिर बनाए रखता है, महासागरीय खनिजों, तेल और गैस तथा समुद्री जीवन, फिनफिश, क्रिल्स, स्क्विड का समृद्ध स्रोत है यहाँ पे। इसके अतिरिक्त जलवायु संरक्षण संबंधी प्रयासों के लिए अंटार्कटिक बर्फ का संरक्षण अनिवार्य है। अब भारत और अंटार्कटिक के संबंधों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हमारे प्री के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस फैक्ट इनको आप पॉइंट को याद रखिएगा। वर्ष 1981 में 1981 में भारत के अंटार्कटिक अभियान शुरू होने के बाद से ही अंटार्कटिक के लिए कोई विशेष कानून नहीं था, उसी के तहत इस कानून को भारतीय अंटार्कटिक कानून 2022 लाया गया है। देखिए भारतीय अंटार्कटिक से संबंधित निम्नलिखित का सदस्य किसका किसका, मुख्यतः दो का। पहला है राष्ट्रीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के प्रबंधकों की परिषद COMNAP, काउंसिल ऑफ मैनेजर्स ऑफ नेशनल अंटार्कटिक प्रोग्राम। इसमें प्रत्येक राष्ट्रीय अंटार्कटिक संचालन समिति एजेंसियों के प्रमुख शामिल होते हैं। दूसरा, अंटार्कटिक अनुसंधान पर वैज्ञानिक समिति SCAR, साइंटिफिक कमेटी ऑफ अंटार्कटिक रिसर्च, यह अंटार्कटिक अनुसंधान कार्यक्रमों का समन्वय भी करती है और वैज्ञानिक सहयोग को प्रोत्साहन देती है। तीसरा पॉइंट है भारत के अनुसंधान स्टेशनों की बात करें यहाँ पर, तो देखिए वर्तमान में सिरमाकर हिल्स जो है वहाँ पे मैत्री और लार्समैन हिल्स में भारती नामक अनुसंधान स्टेशन है। और यहाँ का जो पहला भारतीय शोध केंद्र था वो था दक्षिण गंगोत्री, जो कि वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, मैत्री, भारती, दक्षिण गंगोत्री ये आपके अंटार्कटिक से संबंधित भारतीय शोध केंद्र हैं। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, या इंग्लिश में कहें तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, ये नाम याद रखिएगा। ये कहाँ पर है? गोवा में। इस पर प्रश्न बना है कि राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है, तो गोवा में है। तो गोवा द्वारा भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन किया जाता है। इसके तहत भारत ने अंटार्कटिक में अब तक 40 वार्षिक वैज्ञानिक अभियान सफलतापूर्वक शुरू किए हैं। तो एक सेकेंड, अगला आर्टिकल है दुर्लभ खनिजों की पूर्ति, सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो यह चर्चा में क्यों आया? चर्चा में इसलिए आया कि अभी हाल ही में भारत ने USA अर्थात अमेरिका के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा साझेदारी MSP, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, में स्वयं को शामिल नहीं किए जाने पर चिंता व्यक्त की है। यदि हम लोग MSP के बारे में बात करें, खनिज सुरक्षा साझेदारी या मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, तो यह अमेरिका के नेतृत्व में 11 देशों की एक महत्वाकांक्षी साझेदारी है। इसका उद्देश्य दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित और मजबूत बनाना है। क्या उद्देश्य है? तो दुर्लभ खनिज जो रेयर मिनरल्स हैं उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित और मजबूत बनाना है। इन दुर्लभ खनिजों में कोबाल्ट, निकल, लिथियम और अन्य दुर्लभ भू खनिज शामिल होते हैं। तो ये नाम याद रखेगा, कोबाल्ट, निकल, लिथियम इत्यादि। इसके सदस्यों में जो 11 सदस्य हैं कौन कौन से हैं, तो नाम देख लीजिए। अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया अर्थात दक्षिण कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय आयोग इसमें शामिल हैं। तो 10 देश और एक संघ अर्थात यूरोपीय आयोग इसमें शामिल है। इस गठबंधन का जो उद्देश्य है वो सरकारों और निजी क्षेत्र से निवेश प्राप्त करना है। इससे देशों को उनके भूवैज्ञानिक संसाधनों के आर्थिक विकास का पूर्ण लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। और यह गठबंधन दुर्लभ खनिजों की अधिक मांग और इन खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में चीन के प्रभुत्व के कारण अस्तित्व में आया है। ठीक है, तो एक तरीके से समझ सकते हैं कि चीन के प्रतिरोध में या चीन के कंपटीशन में इस संघ को बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि इन खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में विशेष रूप से उत्पादन के प्रसंस्करण चरण में चीन का प्रभुत्व है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो खनिज सुरक्षा साझेदारी है MSP, इसमें भारत को शामिल नहीं किया गया है और यह अमेरिका के नेतृत्व वाली 11 देशों की एक महत्वाकांक्षी साझेदारी है जो दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित और मजबूत करने के लिए स्थापित किया गया है और चाइना के काउंटर में इसको बनाया गया है। देखिए, वर्ष 2019 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जो कि अफ्रीका का एक देश है, तथा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अर्थात चाइना का कोबाल्ट और दुर्लभ भू खनिजों के वैश्विक उत्पादन में देखें
तो कांगो का 70% और चीन का 60% का योगदान था। इस प्रकार से देखें तो इन दोनों का दुर्लभ जो खनिज है उस पर एकाधिपत्य टाइप का है, और प्रसंस्करण वाले चरण में चाइना का एक छत्र राजैया कह सकते हैं, उसमें प्रभुत्व है उसका। दुर्लभ खनिजों और उनके महत्व के बारे में बात करें कि दुर्लभ खनिज होते क्या हैं और उनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्या है, तो यदि परिभाषा देखें तो ये प्राथमिक और प्रसंस्कृत दोनों प्रकार के ऐसे खनिज संसाधन हैं जो आधुनिक प्रौद्योगिकियों, अर्थव्यवस्थाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालियों में आवश्यक इनपुट्स के रूप में काम करते हैं जैसे, तथा इनकी अनुपलब्धता और मूल्य अस्थिरता के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का सामना करना पड़ता है। इनमें जो शामिल है वो जो आपके दुर्लभ खनिज होते हैं ये धात्विक भी होते हैं और अधात्विक भी होते हैं। इसमें एंटीमनी, बेरिलियम, कोबाल्ट, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, इंडियम, लिथियम, नायोबियम, रेनियम, टेंटलम, सिलिकॉन, स्टोटियम, वेनेडियम, जिरकोनियम ये हैं, और 17 दुर्लभ भू खनिज भारी और हल्के, ये आपके 17 कुल दुर्लभ भू खनिज हैं जिनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इन्हें दुर्लभ की श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि अर्थव्यवस्था पर इनका प्रभाव अन्य कच्चे माल की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। साथ ही इनके विकल्प भी क्या हैं, सीमित हैं। तो देखिए ये आपके जो बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी है उसमें इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जो एमएसपी है, एमएसपी, ठीक है, एमएसपी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इसमें भारत का ना होना चिंता का विषय या इससे बाहर होना भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है? देखिए आमतौर पर दुर्लभ खनिजों का उपयोग जो है उन्नत प्रौद्योगिकियों और कम उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों के उत्पादन में किया जाता है। उदाहरण के लिए सेमीकंडक्टर्स, हाइब्रिड कारों, पवन टर्बाइनों, बैटरियों, रक्षा उपकरणों आदि के निर्माण में इनका इस्तेमाल होता है, और ये भारत की अर्थव्यवस्था के डिजिटल अर्थव्यवस्था में रूपांतरण में महत्वपूर्ण है। ये जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं इनसे निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। क्या क्या किया जा सकता है? जैसे पहला, सेमीकंडक्टर्स, बैटरी आदि में घरेलू विनिर्माण की क्षमता को हासिल करके विविध क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा उद्देश्य है उसको हम पूरा कर सकते हैं। दूसरा, ये बेहतर विद्युत नेटवर्क, ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था और बैटरी स्टोरेज के माध्यम से ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। तीसरा, ई मोबिलिटी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और उनका विनिर्माण करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक कारों में पारंपरिक कारों की तुलना में 6 गुना अधिक दुर्लभ खनिजों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अगला, ये स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ऊर्जा प्रणाली का विकार्बनीकरण, डीकार्बनाइजेशन करने में मदद कर सकते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है उसको कम करने में जो नई टेक्नोलॉजी हमें लानी उसमें ये काफ़ी सहायक है। इन प्रौद्योगिकियों के लिए दुर्लभ खनिजों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्र को समान आकार के गैस संयंत्र की तुलना में 13 गुना अधिक दुर्लभ खनिजों की आवश्यकता होती है। अब आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं भारत की घरेलू चुनौतियाँ क्या हैं। पहला जैसे है घरेलू भंडार के संबंध में, देखिए सीमित क्षमता और अंतर एजेंसी समन्वय की कमी के कारण सभी महत्वपूर्ण खनिजों का घरेलू भंडार नहीं खोजा गया है अभी। और उत्पादन, दुर्लभ भू खनिजों, रेयर अर्थ मिनरल्स के उत्पादन में सरकारी कंपनियों का एकाधिकार है। ये जो सरकारी कंपनियां ये अप्रचलित तकनीकों का उपयोग करती हैं जो पर्यावरणीय दुष्प्रभाव उत्पन्न करती है। इसके लिए वित्त की समस्या है, पर्यावरणीय मंजूरी में देरी जैसे बुरे अनुभवों के कारण सीमित निजी निवेश होता है इस सेक्टर में, जिससे उत्पादन जो है अत्यधिक पूंजी गहन होता है। नवाचार, तो निम्न श्रेणी के अयस्कों से उत्पादन प्राप्त करने, पुनर्चक्रण, नए विकल्प खोजने आदि के लिए नवाचार की यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। तो ये मेनली 4 जो है भारत की घरेलू इससे जुड़ी हुई मतलब भारत की चुनौतियां हैं। आगे बढ़ते हैं, दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति में चुनौतियां क्या हैं। देखिए दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण और प्रसंस्करण के उच्च भौगोलिक संकेंद्रण के कारण अधिकतर देश इनके आयात पर निर्भर है। मतलब कि ये जो दुर्लभ मेटल्स होते हैं, ये मिनरल्स जो हैं, ये हर जगह पे नहीं पाए जाते हैं, हर देश में नहीं पाए जाते हैं। इनका संकेंद्रण जो है कुछ ही जगहों पर है, जैसे कि आपके चाइना में है, आपके कांगो गणराज्य में है, तो कुछ ही जगह पर है। तो अन्य जो देश हैं वो इन देशों से उनको खरीदना पड़ता है, तो आयात पर ही निर्भर है।
उदाहरण के लिए दुर्लभ मृदा खनिजों की मूल्य श्रृंखला में चीन का अपना प्रभुत्व है। दूसरा, परियोजना विकास की लंबी समय सीमा। देखिए, एक अनुमान के अनुसार खनन परियोजनाओं को खोज से लेकर के, पहले चीज इनको खोजना, उस खोजने से लेकर के उनके प्रथम उत्पादन तक पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता है। यह प्रवृत्ति लंबे समय के लिए बाजार की तरलता को कम करती है। साथ ही कीमत में उतार चढ़ाव के कारण घाटे की संभावना भी बढ़ जाती है। तो देखिए, इसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा निवेश इन्वेस्टमेंट भी लोग नहीं करते हैं। अगला, महामारी के कारण संसाधन संपन्न देशों में निवेश में कमी के चलते बाजार अवरुद्ध हो गया। जहां पर ये संसाधन थे वहां पे क्या हुआ, निवेश नहीं आया कोविड महामारी के चक्कर में, जिससे कि ये जो इसका बाजार था वो अवरुद्ध हुआ। इससे आयात की गुणवत्ता में गिरावट आई और उसके पर्यावरणीय प्रभावों में वृद्धि देखी गई। अगला पॉइंट, इन खनिजों के महत्व और जटिल प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला के कारण इनके लिए संघर्षों में लगातार वृद्धि हो रही है। चूंकि इनका अपनी इंपॉर्टेंस है और मूल्य श्रृंखला में देखें, जटिल प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला में इनकी इंपॉर्टेंस है, तो इसके लिए और इनके विकल्प भी क्या है, सीमित हैं, तो इनके लिए संघर्षों में लगातार वृद्धि हो रही है। इस प्रकार इन खनिजों की मूल्य श्रृंखला राजनीतिक अस्थिरता और भूसामरिक जोखिमों के प्रति अत्यधिक सुभेद्य है, वल्नरेबल है। खदानों में दुर्घटना तथा पर्यावरणीय और सामाजिक परिणामों की जांच आदि के कारण खनन गतिविधियों पर संधारिता व उत्तरदायी उत्पादन का दबाव लगातार बढ़ रहा है। भारत की घरेलू चुनौतियां दुर्लभ खनिजों के दोहन की भारत की क्षमताओं को और अधिक सीमित कर देती हैं। भारत की घरेलू चुनौतियों के बारे में हम लोग 4 पॉइंट में देख चुके हैं। घरेलू भंडार, उत्पादन, वित्त और नवाचार के संबंध में यहां पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर हम लोग थोड़ा सा खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल, ये नाम याद रखिएगा। काबिल क्या है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, तो इसको आपको याद रखना है। इसकी स्थापना जो है 2019 में की गई थी। कब की गई थी, 2019 में की गई थी। प्री के प्रोस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यह जो है, यह 3 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, कौन कौन से, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को, दूसरा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL और तीसरा है मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड MECL का एक संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, नाल्को, HCL और MECL का एक संयुक्त उपक्रम है। यह करता क्या है, तो यह विदेश में दुर्लभ और सामरिक खनिज परिसंपत्तियों की पहचान करता था, उनके दोहन का कार्य करता है। इन खनिजों में लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, नियोडीमियम, डीमियम और अन्य दुर्लभ मृदा तत्व आदि शामिल हैं। वर्तमान में यह दुर्लभ और सामरिक खनिजों के दोहन के लिए ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोल्विया और चिली के साथ कार्य कर रहा है। दोहन के लिए ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोल्विया और चिली के साथ कार्य कर रहा है। आगे बढ़ते हैं कि आगे इस चीज में आगे की हमारे लिए राह क्या कर सकते हैं और क्या क्या किया गया है और क्या कर सकते हैं। सरकार ने विदेशी और सामरिक दुर्लभ खनिज परिसंपत्तियों की पहचान करने तथा उनका अधिग्रहण करने के लिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड अर्थात काबिल की स्थापना की है 2019 में। इसके साथ ही सरकार ने पारस्परिक लाभ के लिए ऑस्ट्रेलिया भारत दुर्लभ खनिज निवेश भागीदारी जैसे द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। भविष्य की मांग और आपूर्ति का अध्ययन करने, संभावित कमजोरियों की पहचान करने, संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करने और आवश्यक कार्रवाई हेतु दुर्लभ खनिजों पर एक आसूचना केंद्र स्थापित करना चाहिए। साथ ही बेहतर अंतर एजेंसी समन्वय और दुर्लभ खनिजों की खोज में तेजी के लिए भारतीय खान ब्यूरो की क्षमता में वृद्धि करते हुए घरेलू अन्वेषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यहाँ देखिए, बात की गई है भारतीय खान ब्यूरो के बारे में, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। भारतीय खान ब्यूरो की स्थापना कब होती है, 1948 में, 1948 में होती है। उसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र के नागपुर में इसका मुख्यालय है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान और नवाचार पर व्यय को बढ़ावा देना चाहिए, इससे उनकी बनावट का अध्ययन किया जा सकेगा। नवाचार को बढ़ाएंगे, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उनकी बनावट का अध्ययन किया जा सकेगा। खनन और खनिज प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों को बेहतर बनाया जा सकेगा तथा सामग्री की गहनता को कम किया जा सकेगा। जो इसमें संसाधन अधिक से अधिक लगता है खोजने के लिए, वो कम लगेगा और इससे और एक वैकल्पिक सामग्री की खोज भी की जा सकेगी। इससे क्या होगा, इससे महत्वपूर्ण जो हम अनुसंधान नवाचार को बढ़ाएंगे तो इससे महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों में समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र में पॉलीमेटेलिक नोडुल्स, सी फ्लोर मेसिव सल्फाइड, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड और कोबाल्ट समृद्ध फेरोमैग्नीज
क्रस्टस ने से महत्वपूर्ण खनिजों के खनन में भारत को मदद मिल सकती है। मतलब समुद्र की तली में जो इस प्रकार के मिनरल्स हैं या जो मेटल्स वगैरह हैं, उनको हम लोग उनका खनन कर सकते हैं यदि हम अनुसंधान और नवाचार पर व्यय को बढ़ावा देते हैं। तो दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति में विविधता लाकर या उनके रणनीतिक भंडारण की सहायता से आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को बढ़ाना चाहिए। इससे अल्पकालिक आपूर्ति बाधाओं को कम करने में मदद मिलेगी। प्राथमिक आपूर्ति पर दबाव कम करने के लिए पुनर्चक्रण को बढ़ाना चाहिए। साथ ही जन जागरूकता बढ़ाकर इसमें जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसी में अगला पॉइंट है, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं हेतु विदेशी खानों के रणनीतिक अधिग्रहण और समझौतों पर हस्ताक्षर के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना चाहिए। इसमें एमएसपी मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप अर्थात खनिज सुरक्षा साझेदारी में शामिल होने के लिए प्रयास करना भी शामिल है भारत का। आगे चलते हैं, साझी सुरक्षा कॉमन सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हाल ही में पॉलमे इंटरनेशनल सेंटर, इंटरनेशनल पीस ब्यूरो और इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन ITUC ने कॉमन सिक्योरिटी 2022 नामक एक रिपोर्ट जारी की है। कॉमन सुरक्षा की अवधारणा की बात करें या कॉमन सिक्योरिटी की, तो देखिए कॉमन सिक्योरिटी या साझी सुरक्षा की अवधारणा इस बात पर आधारित है कि किसी भी राष्ट्र, समुदाय या व्यक्ति की सुरक्षा अन्य राष्ट्रों, समुदायों और व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरे में डालकर या कम करके कायम नहीं रखी जा सकती है। इसके लिए अन्य राष्ट्रों, समुदायों और व्यक्तियों को भी समान स्तर की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। विश्व के एक भाग में, देखिए होता क्या है कि विश्व के एक भाग में होने वाली किसी भी संघर्ष का दूसरे भाग के लोगों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि डॉलर के फ्लैक्चुएट करने से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यूक्रेन या अफगानिस्तान में होने वाले संघर्ष का प्रभाव अन्य विकासशील देशों पर देखा जा सकता है। यह प्रभाव विशेष रूप से खाद्यान्न, उर्वरक और ईंधन की आपूर्ति में दिखाई देता है, जैसा कि वर्तमान में परिलक्षित हो रहा है। साझी सुरक्षा की अवधारणा सुरक्षा के संकुचित पारंपरिक और वास्तविक दृष्टिकोण से परे है। देखिए, सुरक्षा का जो पारंपरिक विचार है वो क्या है कि बाहरी खतरों या हमलों के खिलाफ राज्य की सुरक्षा या रक्षा करना था। ठीक है, मेन फोकस कि आपके राष्ट्र की हो गई, समुदाय की या व्यक्ति की सुरक्षा करना है। परंतु यहाँ पे क्या है, स्वयं की सुरक्षा के साथ साथ अन्य की सुरक्षा के भी इंतजाम को देखना है साझी सुरक्षा या कॉमन सिक्योरिटी में। देखिए, साझी सुरक्षा की अवधारणा अहिंसक दृष्टिकोण के बारे में है। इसका संबंध सीधा सीधा किससे है? अहिंसक दृष्टिकोण से है। जो कॉमन सिक्योरिटी है यह सुरक्षित होने की सार्वभौमिक आवश्यकता से जुड़ी है। जब अहिंसा होगी तभी हम भी सुरक्षित रहेंगे और सामने वाला भी सुरक्षित रहेगा। देखिए, इसके साझा सुरक्षा या कॉमन सिक्योरिटी के 6 सिद्धांत हैं। ये 6 सिद्धांत क्या हैं, इसको देख लेते हैं। पहला है सभी लोगों को मानवीय सुरक्षा, भय से मुक्ति तथा अभाव से मुक्ति का अधिकार है। दूसरा, राष्ट्रों और लोगों के बीच विश्वास निर्माण शांतिपूर्ण व स्थायी मानव अस्तित्व का मूल आधार है। राष्ट्रों और लोगों के बीच विश्वास निर्माण शांतिपूर्ण व स्थायी मानव अस्तित्व का मूलाधार है। क्या? विश्वास निर्माण। तीसरा है परमाणु निशस्त्रीकरण, पारंपरिक हथियारों पर कठोर प्रतिबंध और सैन्य खर्च में कमी किए बिना कोई साझा सुरक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती है। चौथा, वैश्विक और क्षेत्रीय सहयोग, बहुपक्षवाद तथा विधि का शासन विश्व की कई चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। पांचवा है विवादों को सुलझाने के लिए आक्रमण और सैन्य बल के प्रयोग के स्थान पर वार्ता, युद्ध की रोकथाम तथा विश्व बहाली को अपनाना चाहिए। छठा है नई सैन्य तकनीकों जैसे कि साइबर स्पेस, वायु अंतरिक्ष और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भी बेहतर विनियमन, अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा जिम्मेदार शासन के दायरे में लाने की आवश्यकता है। आगे बात करते हैं वर्तमान युग में साझी सुरक्षा कॉमन सिक्योरिटी के समक्ष जो जोखिम है वो पहला है बहुध्रुवीय विश्व में बहुपक्षवाद की चुनौती। देखिए, वर्तमान समय में नियमों की अनदेखी और उनका उल्लंघन किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था की वैधता संकट में है, जैसा कि आप रूस और यूक्रेन के युद्ध में देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन निरंतर बढ़ता जा रहा है, जैसा कि इराक, फिलिस्तीन, इजराइल, यमन, सीरिया और यूक्रेन से जुड़े हालिया संघर्षों में देखा गया है। दूसरा है सैन्यीकरण, मिलिटराइजेशन। अधिक तीव्र और घातक परमाणु हथियारों में किया गया भारी निवेश, परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों के बीच बढ़ता तनाव तथा नए तकनीकी विकास ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष जो है गंभीर खतरा पैदा कर दिया है।
यह ऐसे दुष्चक्र को प्रेरित करता है जहां लोगों की बजाय हथियारों पर धन खर्च किया जाता है। इससे क्या होता है, असमानता में वृद्धि होगी और यह भय और अलगाव को बढ़ावा देता है। जब भी असमानता में वृद्धि होगी तो वो भय और अलगाव को ही बढ़ावा देता है। इससे इसे नियंत्रित करने के लिए और अधिक सैन्य संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है, एक तरीके का ये दुष्चक्र है। दूसरा, कोरियाई प्रायद्वीप विशेष चिंताग्रस्त क्षेत्र है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो संघर्ष एक तरीके का है, वो जहाँ यहाँ परमाणु युद्ध का खतरा अधिक रहता है और इसके कारण वहाँ सैन्यीकरण बढ़ रहा है। चूंकि उत्तर कोरिया में तानाशाही शासन है और दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया में क्या है, एक लोकतांत्रिक शासन है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सत्तावादी शासन व संकुचित होती लोकतांत्रिक व्यवस्था। देखिए, पिछले 15 वर्षों में सत्तावादी शासन के लगातार विस्तार और प्रमुख लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हो रहे संकुचन से लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट देखी गई है। गैर लोकतांत्रिक राज्य न केवल क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए खतरा हैं, बल्कि ये अपने नागरिकों के लिए संरक्षा व सुरक्षा प्रदान करने में भी विफल रहे हैं। अगला पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु संकट। तो देखिए, ये कैसे जोखिम उत्पन्न करता है। जलवायु परिवर्तन जो है, देखिए इस पॉइंट को याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन असमानता को बढ़ावा देता है, असुरक्षा को बढ़ाता है और मौजूदा संबंधों को अस्थिर करता है। तो ये पॉइंट आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, निबंध इत्यादि में भी, या इस पर आधारित कोई प्रश्न आता है वहां पर भी, कि जलवायु परिवर्तन असमानता को बढ़ावा देता है, असुरक्षा को बढ़ाता है तथा मौजूदा संबंधों में अस्थिरता लाता है या मौजूदा संबंधों को अस्थिर करता है। इसके साथ ही यह जबरन प्रवास को बढ़ाता है और प्रमुख व दुर्लभ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा को तेज करता है। पारिस्थितिक निम्नीकरण और संघर्ष के बीच का संबंध खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। विश्व में सबसे खराब पारिस्थितिक खतरों का सामना करने वाले 15 देशों में से 11 देश वर्तमान में संघर्षरत हैं। असमानता, विश्व की लगभग आधी जनसंख्या जो है वो प्रतिदिन $5.5 से भी कम पर गुजारा करती है। बढ़ती आय असमानता से राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ता जा रहा है और लोक लुभावनवाद, पॉपुलिज्म तथा राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। इनसे हिंसा और युद्ध में बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये क्या है, साझी सुरक्षा के लिए खतरा है। वर्तमान और भविष्य की महामारी, अल्प वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के साथ साथ बढ़ती स्वास्थ्य असमानता तथा प्रतिबंधित वैक्सीन क्षमता ने हालिया महामारी की तैयारियों में कमजोरियों को प्रकट किया है। इसमें दिखाई पड़ा है कि जो गरीब देश रहे हैं वहां की स्थिति जो विकसित देश रहे हैं वहां की स्थिति काफी भिन्न रही है इस कोविड महामारी के समय में, क्योंकि जो गरीब देश थे वहां पर उनको वैक्सीन ही नहीं मिल पाई। इसके अतिरिक्त इन कारणों ने महामारी की रोकथाम एवं भविष्य की महामारियों के समक्ष मौजूद जोखिम को भी सामने ला दिया है। क्योंकि कोविड महामारी ने दिखाया कि यदि आप बहुत साधन संपन्न हैं तो उससे, और दूसरा गरीब है तो आप अपना बचाव स्वयं नहीं, जब तक कि दूसरा भी साधन संपन्न नहीं होगा। मतलब कोविड में जब तक दूसरे को भी वैक्सीन नहीं मिलेगी तो केवल आपके पास वैक्सीन होने से आप कोविड से नहीं बच पाएंगे। साझी सुरक्षा प्राप्त करने के तरीके क्या हैं, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं बदलते अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य को आकार प्रदान करने वाले जो प्रमुख चालक बल हैं कौन कौन से हैं। पहला है तकनीकी नवाचार, दूसरा है संसाधन, जलवायु प्रबंधन और सुरक्षा, प्रभावी गवर्नेंस, भूसामरिक प्रतिस्पर्धा, जनसांख्यिकीय बदलाव, सामाजिक एकजुटता और विश्वास तथा हाइब्रिड और असिमेट्रिक रणनीतिक एवं गैर पारंपरिक वारफेयर से जुड़े खतरे। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं साझी सुरक्षा कॉमन सिक्योरिटी प्राप्त करने के तरीके क्या हैं। तो पहला है शांति के लिए वैश्विक संरचना को मजबूत करना। क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है साझी सुरक्षा का ये जो है आपका अहिंसक दृष्टिकोण से ही संबंधित है। देखिए, साझी सुरक्षा के सिद्धांतों को शामिल करने वाले ढांचे को विकसित करने के लिए क्षेत्रीय निकायों जैसे कि सार्क है, खाड़ी सहयोग परिषद है और आसियान एवं अफ्रीकी संघ को प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा, सामूहिक विनाश के सभी हथियारों को पूर्णतः समाप्त करने की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस के बीच सामरिक स्थिरता वार्ता को तत्काल शुरू किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच भी सामरिक वार्ता की बहाली की जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघर्ष निवारण रणनीतियों में जलवायु संबंधी सुरक्षा जोखिमों को भी शामिल किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है निरस्त्रीकरण
को विकास से जोड़ना। देखिए, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु उपकरणों और विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए अभिनव तरीके खोजने चाहिए या खोजने की जरूरत है। इसके अलावा सैन्य कर्मियों के गैर सैन्य व्यवसायों में अवसरों के सृजन का समर्थन भी किया जाना चाहिए। गैर सैन्य व्यवसायों का अर्थ है हथियारों को विंड फॉर्म में बदलने के विचार से है। इन अभिनव तरीकों में क्या क्या शामिल? पहला है एक वैश्विक शांति लाभांश, ग्लोबल पीस डिविडेंड उत्पन्न करने के लिए सैन्य खर्च में कमी करना। इससे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वह संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों को वित्त पोषित करने में मदद मिलेगी। मतलब जो पैसा सैन्य खर्च हो रहा है, उस सैन्य खर्च को हम कम करके इस तरफ या ह्यूमन इंडेक्सेस जो हैं उस पर हम खर्च कर सकते हैं। साथ ही जलवायु के अनुकूल रोजगारों के उचित अंगीकरण में भी सहायता प्राप्त होगी इससे। दूसरा है सैन्य सेवा के विकल्प के रूप में सिविल सेवा विकल्प बना करके सैन्य कर्मियों पर होने वाले खर्च को कम करना। अगला पॉइंट है परमाणु हथियारों के नियंत्रण और निशस्त्रीकरण को पुनर्जीवित करना। देखिए, विशेष रूप से परमाणु हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में हथियार नियंत्रण संधियों को बहाल किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी INF। दूसरा है परमाणु परीक्षण करने वाले देशों द्वारा विशेष रूप से स्थानीय समुदायों को तत्काल पीड़ित सहायता और पर्यावरणीय उपचार प्रदान करना चाहिए। नई सैन्य प्रौद्योगिकियों और बाह्य अंतरिक्ष के हथियारों का विनिमय होना चाहिए। पारंपरिक परमाणु हथियार कमान और नियंत्रण प्रणालियों से अलग परमाणु कमान व नियंत्रण प्रणालियों पर होने वाले साइबर हमलों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। दूसरा, मानव के हथियारों और सशस्त्र संघर्ष पर नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए स्वायत्त हथियार प्रणालियों को प्रतिबंधित करना चाहिए तथा बाह्य अंतरिक्ष संधि को मजबूत करने और इस क्षेत्र के अधिक सैन्यीकरण को रोकने के लिए उत्तरदायी स्पेस गवर्नेंस की एक नई संस्कृति स्थापित करनी चाहिए। मतलब जो स्पेस का मिलिटराइजेशन हो रहा है उस पर हमें विनियमन करना चाहिए, उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। अगला है नागरिक समाज को सहभागी बनाना और उन्हें शामिल करना। नागरिक समाज को एक प्रहरी और एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्हें राजनीतिक गुटबंदी के विरोध में कार्य करना चाहिए। इसके लिए मौजूदा और नई संधियों में शामिल सत्यापन तथा विश्वास निर्माण उपायों की सहायता ली जा सकती है। गैर सरकारी संगठनों को लोगों की सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। यह कार्य न केवल साझी सुरक्षा पर होना चाहिए बल्कि सैन्यीकरण के रूपांतरण और उससे परे भी होना चाहिए। आगे बात करते हैं परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में, NPT के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, NPT परमाणु अप्रसार संधि के बारे में इसकी पंचवर्षीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी अभी हाल में। कहां पर? न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर में। तो देखिए, इसमें मुख्य बातें क्या है कि NPT ने, परमाणु अप्रसार संधि ने 2020 में 50 साल पूरे किए थे। NPT के 5 वर्षीय समीक्षा बैठक 2020 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण या इसमें देरी हुई। NPT के बारे में बात करें तो इसे वर्ष 1968 में 1968 में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था और 1970 में लागू किया गया। तो ये दोनों सन आपको याद रखने की जरूरत है। 1968 में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया और 1970 में ये लागू किया गया। 2020 में जो है इसके 50 साल पूरे हुए हैं। इस वैश्विक परमाणु अप्रसार और निशस्त्रीकरण की आधारशिला के रूप में इसे वर्णित किया गया है। यह सबसे व्यापक रूप से पालन की जाने वाली वैश्विक संधियों में से एक है। यह संधि एक बहुपक्षीय संधि के माध्यम से परमाणु हथियार संपन्न देशों द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिए एकमात्र बाध्यकारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। इसके उद्देश्य क्या हैं? तो इसका एक उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना। दूसरा है पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण प्राप्त करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाना। साथ ही परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। देखिए, यह संधि जो है परमाणु हथियार संपन्न देशों NWS न्यूक्लियर वेपन स्टेट को परिभाषित करती है। इसके अनुसार ये वे देश हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले एक परमाणु विस्फोटक उपकरण का निर्माण और परीक्षण किया है। 1 जनवरी 1967 से पहले। तो ऐसे केवल कितने देश हैं? 5 देश हैं जिन्हें आप इसमें शामिल कर सकते हैं परमाणु हथियार संपन्न देशों में। ठीक है, तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाए परमाणु हथियार संपन्न देश कौन से हैं तो 5 हैं, क्योंकि इसकी परिभाषा के अनुसार यही है कि जो 1 जनवरी 1967 से पहले एक परमाणु विस्फोटक उपकरण का निर्माण और परीक्षण कर चुके हों, किया हो। तो ये 5 कौन से हैं? जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के जो 5 सदस्य हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन, यही आपके परमाणु हथियार संपन्न देशों में भी शामिल है। इसके अतिरिक्त यह माना जाता है कि 4 अन्य देशों भारत, पाकिस्तान,
दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और इजराइल, दक्षिण कोरिया नहीं है, भारत पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास भी परमाणु हथियार हैं। परंतु इस जो इसकी डिफिनेशन है एनपीटी की, उसके अनुसार ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट में नहीं आएंगे। देखिए दक्षिणी सूडान और इन 4 देश, दक्षिण सूडान और 4 देश भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया, कुल 5 देशों को छोड़कर के विश्व के सभी देश एनपीटी के पक्षकार हैं। एनपीटी समीक्षा सम्मेलन को हर 5 साल में संधि के संचालन की समीक्षा करने और इसे मजबूत करने के उपायों पर विचार करने के लिए आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने के लिए एनपीटी के तहत प्रतिबद्धताओं के साथ गैर परमाणु हथियार संपन्न देश, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स द्वारा अनुपालन की पुष्टि करती है। अनुच्छेद 3 के अनुसार NWS नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट को सभी शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों में सभी परमाणु सामग्रियों की सुरक्षा हेतु IAEA अर्थात अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ समझौतों को पूरा करना आवश्यक होता है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IAEA के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 में 29 जुलाई 1957 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। इसका उद्देश्य परमाणु सहयोग और परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित, सकुशल और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एकीकृत एक विशेष एजेंसी है। हालांकि इसकी स्थापना स्वायत्त रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय संधि IAEA संविधि द स्टैच्यू ऑफ द IAEA के माध्यम से की गई थी। इसके 3 मुख्य भूमिकाएं हैं। पहला, विश्व में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को आगे बढ़ाना, विशेष रूप से विकासशील देशों की महत्वपूर्ण जरूरतों के लिए। दूसरा, नागरिक उपयोग हेतु परमाणु और रेडियोधर्मी सामग्री के लिए परमाणु सुरक्षा एवं संरक्षा को बढ़ावा देना। तीसरा, 900 से अधिक नागरिक सुविधाओं में यह सत्यापित करना कि परमाणु सामग्री का उपयोग परमाणु हथियार बनाने में नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एनपीटी की जो उपलब्धियां रही हैं, परमाणु और प्रसार संधि की जो उपलब्धियां, उन उपलब्धियों की बात करें तो पहला है परमाणु हथियारों की संख्या में कमी आई है। परमाणु हथियारों की संख्या में कमी आई है। देखिए 1986 में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी थी, 70,300 थी, जो वर्तमान में लगभग 14,000 आ गई। इनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के पास 12,500 से अधिक परमाणु हथियार हैं। दुनिया भर में प्रसार को सफलतापूर्वक रोका गया। 1970 के बाद से केवल 4 देशों ने परमाणु हथियार हासिल किए। इनमें परमाणु हथियार संपन्न देशों की कुल संख्या कितनी हो गई है, इससे परमाणु हथियार संपन्न देशों की संख्या कुल कितनी हो गई है, 9 हो गई है। एनपीटी की जो परिभाषा उसके अनुसार तो 5 है, परंतु यदि ऐसे देखा जाएगा तो 4 और शामिल करके 9 हो गई हैं। पता लगाने के लिए अतिरिक्त प्रोटोकॉल, ये उपलब्धियां कैसे, यह संधि जो है IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों पर सहयोग की सुविधा प्रदान करती है। इसने ईरान के परमाणु समझौते में परमाणु निरीक्षण को अधिक प्रभावी बनाने और उत्तर कोरिया की तुलना में इसे कम वर्षों में करने में मदद की है। परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र बनाना। इसके अतिरिक्त दुनिया के कई देशों ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का मजबूत प्रदर्शन किया है। इसके तहत उन्होंने परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्रों का हिस्सा बनने का विकल्प चुना है। एनपीटी के प्रभावी क्रियान्वयन के समक्ष जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों की बात कर लेते हैं। पहले तो देखिए, पहला, प्रत्येक परमाणु हथियार संपन्न देश का संधि के साथ गैर अनुपालन इनमें शामिल है। देखिए, शस्त्रागार के आकार में वृद्धि जैसे कि रूस और चीन, या अधिकतम संख्या में वारहेड की सीमा को बढ़ाना यूनाइटेड किंगडम। दूसरा, नई और अधिक खतरनाक हथियार प्रणालियों, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम के निर्माण सहित प्रत्येक वर्ष परमाणु हथियारों पर अरबों रुपए खर्च करके नए परमाणु हथियारों की स्पर्धा को बढ़ावा देना। मतलब ये जो परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, उस संधि के साथ उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, गैर अनुपालन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? इस गैर अनुपालन में ये है, जहां परमाणु हथियारों को कम करना था, वहां ये उसको बढ़ावा देने पर ही जोर दे रहे हैं। परमाणु हथियारों की स्पर्धा को समाप्त करने और परमाणु निशस्त्रीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम के लिए उचित विश्वास में वार्ता को आगे बढ़ाने में विफलता रही है। अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश। देखिए, संयुक्त व्यापक कार्य योजना JCPOA से यूएसए का हटना, सऊदी अरब ईरान के बीच बढ़ता तनाव,
उत्तर अमेरिका और उत्तर कोरिया वार्ता में रुकावट, परमाणु शक्ति बनने की तुर्की की आकांक्षाएं, ये घटनाएं परमाणु प्रसार का रास्ता अपनाने के लिए राष्ट्रों का ध्रुवीकरण कर सकती हैं। अगला है संधि में खामियां हैं। जो एनपीटी संधि है इसमें खामियां हैं। एनपीटी हथियार नहीं रखने वाले देश को परमाणु हथियार रखने से मना नहीं करता है। यदि भारत के पास परमाणु हथियार नहीं तो उसको रखने से मना नहीं करेगा, बल्कि यह अधिग्रहण एक्विजिशन पर रोक लगाता है। मतलब आपको अपना निर्माण कर लीजिए, पर आप अधिग्रहण नहीं करेंगे। सैद्धांतिक रूप से परमाणु हथियार संपन्न देश एनपीटी पर एक गैर परमाणु हथियार देश के रूप में हस्ताक्षर कर सकता है। साथ ही पहले से बनाए गए हथियारों को त्याग करने से इनकार कर सकता है। यदि आप परमाणु संपन्न देश हैं तो भी आप एनपीटी पर हस्ताक्षर करते हैं तो एक गैर परमाणु हथियार देश के रूप में हस्ताक्षर कर सकते हैं। और जो आपने पहले बनाया है, अब आगे नहीं बनाएंगे, परंतु जो पहले बनाया है उसको समाप्त करने से आप मना कर सकते हैं। संधि का उल्लंघन करने वालों के लिए या संधि से हटने पर कोई प्रतिबंध भी इसमें नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नई प्रौद्योगिकियों का उदय, ये भी एक जोखिम है। नई प्रौद्योगिकियां और हथियारों के प्रकार सुरक्षा को और अधिक अस्थिर कर सकते हैं। इनमें आक्रामक साइबर, काउंटर स्पेस और हाइपरसोनिक हथियार शामिल हैं। यूक्रेन पर आक्रमण से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को नुकसान हुआ है। इससे अन्य देशों के भी अप्रसार और निशस्त्रीकरण से दूर जाने की संभावना बन रही है। अब देशों को लगेगा ना कि हमें अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं उठानी पड़ेगी, क्योंकि यूक्रेन के मामले में ऐसा देखा गया कि विश्व को जिस प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त करनी थी उस तरह का प्रतिक्रिया नहीं की गई। तो ये भी एक रीजन है। सैन्य समूहों का गठन, सैन्य समूहों का गठन में क्या है, ऑस्ट्रेलिया को AUKUS व्यवस्था के तहत परमाणु हथियारों के अधिग्रहण की अनुमति देने के प्रस्ताव के कारण अप्रसार प्रयासों पर संभावित नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ध्यान दीजिएगा, AUKUS जो है ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है। किसके किसके बीच में है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में। कब हुआ है, 15 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, 15 अक्टूबर 2021 तारीख याद रखिएगा। और इसमें कौन कौन 3 देश शामिल हैं वो याद रखिएगा। देखिए, यूके और ऑस्ट्रेलिया ये परमाणु संपन्न देश हैं, परंतु ऑस्ट्रेलिया जो है ये परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं है। इस प्रस्ताव से अप्रसार प्रयासों और विखंडनीय सामग्री नियंत्रण पर संभावित नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि परमाणु पनडुब्बियों के अधिग्रहण को ऑस्ट्रेलिया कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं एनपीटी और अन्य प्रमुख संधियों पर भारत का रुख क्या रहा है। देखिए, भारत ने सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य परमाणु निशस्त्रीकरण को उच्च प्राथमिकता देना जारी रखा है तथा इसके लिए प्रतिबद्ध है। इसके अनुसार भारत ने 5 प्रमुख परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों के पक्ष में इसके भेदभावपूर्ण नियमों के कारण एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि एनपीटी जो है एक तरीके से जो 5 परमाणु संपन्न देश हैं, परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, उनकी तरफ ही इसका झुकाव है। यह इसमें शामिल नहीं हुआ, इसलिए हस्ताक्षर नहीं किया, ना ही इसमें शामिल हुआ। साथ ही यह संधि दुनिया को परमाणु संपन्न और गैर परमाणु संपन्न देशों में विभाजित करती है, 2 कैटेगरी बना देती है। भारत ने परमाणु हथियार निषेध संधि TPNW अर्थात ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑन न्यूक्लियर वेपन्स का भी विरोध किया है। भारत का मानना है कि यह संधि प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में योगदान या उसका गठन नहीं करती है, न ही कोई नया मानक या मानदंड निर्धारित करती है। TPNW ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑन न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी परमाणु हथियार से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने पर रोक लगाती है। अगला है भारत व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी का भी विरोध करता है, क्योंकि इसकी प्रकृति भेदभावपूर्ण है। CTBT ने पृथ्वी पर सभी परमाणु विस्फोट परीक्षणों पर प्रतिबंध लगा दिया। जो पहले कर चुके हैं उन पर कोई दिक्कत नहीं है। भारत निरस्त्रीकरण सम्मेलन में एक ऐसे व्यापक परमाणु हथियार सम्मेलन पर वार्ता शुरू करने का समर्थन करता है जो सर्वसम्मति के आधार पर कार्य करने वाला विश्व का एकल बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वाला मंच हो। भारत इसके तहत प्रस्तावित विखंडनीय सामग्री कटौती संधि फिशियल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी का समर्थन करता है। यह परमाणु हथियारों के 2 प्रमुख घटकों अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम और प्लूटोनियम के उत्पादन को प्रतिबंधित करता है। तो आप देखें, भारत ना ही एनपीटी को स्वीकार करता है, ठीक है, ना ही भारत जो है एनपीटी को स्वीकार करता है, ना ही भारत CTBT को स्वीकार करता है, ना ही TPNW ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को स्वीकार करता है। देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री 2022 की रिपोर्ट परमाणु हथियारों के प्रसार पर प्रकाश डालती है। इसके अनुसार परमाणु शस्त्रागारों की कुल संख्या में कमी आई है। अगले दशक में इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है।
कुल परमाणु हथियारों के 90% से अधिक रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास हैं। परमाणु हथियारों से लैस 9 देशों ने अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण करना जारी रखा है। इन 9 देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, इजराइल, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, उत्तर कोरिया शामिल हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे जो आगे की राह है, मतलब आगे इसमें क्या किया जा सकता है उसकी बात करते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस पर अधिक दाव है। देखिए, वे नई, मतलब रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, वे नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि, स्टार्ट इंग्लिश में कहें स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी का विस्तार करने के लिए सहमत होकर स्वयं की मदद कर सकते हैं। यह चीन को भी रणनीतिक स्थिरता चर्चा में शामिल करने के लिए उपयोगी होगा। इसके अतिरिक्त परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि TPNW, ट्रीटी ऑन द प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स का पालन करना, यह परमाणु निशस्त्रीकरण को आगे बढ़ाने हेतु दोनों पक्षकारों के लिए NPT के अनुच्छेद 6 के दायित्व को पूरा करने में एक मजबूत योगदान देगा। अगला है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करना। सभी NPT पक्षकारों को परमाणु प्रसार के जोखिम को बढ़ाए बिना सुरक्षित तरीके से उन तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है विश्व में अधिक क्षेत्रों को परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्रों की स्थापना की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए। इसमें NWS न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को प्रमुखता से शामिल होना चाहिए। तो इससे आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।